एक जंगल में एक विशाल पेड़ था। पेड़ पे बहुत तरह के पंछी अपना घर बना के रहते थे। कौवा, मैना, बुलबुल, तोता और भी कई सारे। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था, पर एक दिन वहां एक खतरनाक सांप आया। सांप ने पेड़ के नीचे ही अपना घर बना लिया और वहां रहने लगा। रहने तक भी ठीक था, पर सांप ने दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो रोज पेड़ पे चढ़ के चिड़ियों के 2-3 अंडे खा जाता। मेरी जान चिड़िया के अंडे खाना। मेरी जान चिड़िया के अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ चिड़िया के अंडे। टिंग टिंग टिंग। सभी पंछी परेशान थे। उन्होंने एक सभा बुलाई। दोस्तों, ये मुश्किल घड़ी में आप सभी को इकट्ठा किया है। कल मेरे घोंसले में से 2 अंडे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला सांप खा गया। वो ताकतवर है, इसीलिए उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब यहाँ रहना मुश्किल है। वो अंडे खा जाता है, हमारे बच्चों को खा जाता है। मुझे लगता है हम सबको ये पेड़ छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। अरे पर हम तो इस पेड़ पे सदियों से रह रहे हैं। मेरा जन्म यही हुआ, मेरी मम्मी भी यहीं रहती थी। कितनी यादें हैं हमारी। ये पेड़ हमारा घर है। क्या कुछ और किया नहीं जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे पास एक तरकीब है। सब लोग जरा पास आओ। फिर कौवे ने सबको पास बुला के अपना प्लान समझाया। वाह 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 वाह। कहो मामा, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसा ही करते हैं। चलो। फिर मिलकर सब पंछी राजा के महल गए। महल के दरवाजे पे दरबान बैठे थे। मीनू बैना दरबान के पास जाके अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगी। आ ला 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 ला, कुहू 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 कुहू। अरे भोला, देख कितनी प्यारी मैना है। कितना सुर में गा रही है। चल थोड़ा पास जाके सुनते हैं। दोनों दरबान दरवाजा छोड़कर मैना का गाना सुनने लगे। कालू कौवा और पोपी पोपट महल के अंदर चले गए। अंदर जाके कालू कौवे ने रानी के कमरे से मोती का हार उठा लिया। वो तेजी से बाहर की तरफ भागा। तभी पोपी पोपट ने आवाज लगाई, चोर 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 चोर, रानी सा का हार चुरा लिया। पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। आवाज सुन के राजा की दरबान चौंक गए और तेजी से कौवे के पीछे भागे। कालू कौवा भी धीरे धीरे पेड़ की तरफ उड़ता रहा ताकि दरबान पीछे से आ सके। फिर पेड़ पे पहुंचकर कालू ने वो मोतियों की माला सांप के बिल में डाल दी। सरताज मियाँ, तुमसे मिलने को ही आया है। कौन है भाई? मेरे सोने का वक्त है। क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? भोला संभाल, देख सांप। जाने मत देना। उसके गले में रानी सा का हार है। मार उसे। फिर दरबार ने अपने भाले से सांप को मार दिया और हार लेके चले गए। दुष्ट सांप का अंत हुआ। सभी चिड़िया फिर से उस पेड़ पे खुशी खुशी रहने लगे। समझे बच्चों, जब शक्ति से काम ना हो पाए तब युक्ति काम आती है। नन्ही नन्ही चिड़ियों ने भी सांप को हरा दिया। वीरपुर एक छोटा सा गांव था जहां बहुत सारे लोग रहते थे। ये कहानी है ढोलक चंद की, या फिर ये कहिए ये कहानी है उसके गधे की, यानी गोलू की। ढोलक चंद अपने गधे से बहुत प्यार करता था
और उसका बहुत ख्याल रखता था। लेकिन गोलू गधा नटखट था और कामचोर भी। आज बस दिन भर सोऊंगा और घास खाऊंगा। चलो मालिक के आने से पहले कहीं छिप जाता हूँ, वरना फिर कोई ना कोई काम पकड़ा देगा। ए गोलू, वहां कहाँ छुप रहा है? रुक, इधर आ। आज तो हमको बहुत काम करना है। सुना है मंडी में नमक की बहुत मांग है। चलो आ जाओ जल्दी से, 2 बोरी नमक बेच आते हैं। इधर आ बेटा। ये पकड़ और चल मेरे साथ। उफ, इतना सारा नमक बहुत भारी है। मेरे तो पसीने निकलने लगे। एक तो ये गर्मी, ऊपर से नमक, पर मालिक के हाथ में डंडा है, जाना तो पड़ेगा। और फिर ढोलक चंद और गोलू दोनों चल देते हैं नमक की बोरी पीठ पे लाद के। गोलू, सामने नदी है, हमको पुल से चल के जाना है। जरा संभल के चलना, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो दोनों पानी में गिर जाएंगे। अरे वाह नदी, तो मुझे थोड़े पानी से डर लगता है। इतनी गर्मी में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। चलो आज पुल पे मस्ती की जाए। अरे गोलू, संभल के, हिलो मत, गिर जाएंगे दोनों। इतना कहते कहते गोलू के एक और झटके से पुल टेढ़ा हो गया और दोनों गिर गए पानी में। गिर गया। बड़ी मुश्किल से दोनों बाहर निकले। नदी के पानी में आधे से ज्यादा नमक घुल गया, इसलिए गोलू गधे को भी बड़ा हल्का हल्का लगने लगा। अब कैसे सीधे सीधे चल रहा है गोलू? पुल पे तो बड़ी मस्ती आ रही थी तुझे। आज सारा मुनाफा गया पानी में। अब जो भी बचा है वो आधे भाव में बिकेगा। बहुत नुकसान हो गया। अरे ये तो मस्त तरीका है, सामान भी हल्का हो जाता है और गर्मी भी दूर हो जाती है। अगले दिन भी यही हुआ दोबारा। ढोलक चंद गोलू की शैतानी समझ गया। वो उसको समझाने लगा। गोलू, तूने आज भी नुकसान कर दिया। कब बड़ा होगा तू? ऐसे तो मेरा धंधा ही बैठ जाएगा। खैर चलो, ये बचा हुआ गीला नमक आधे भाव में बेच आते हैं। फिर अगले दिन ढोलक चंद ने गोलू के ऊपर नमक की जगह रुई लाद दी। इस बार ढोलक चंद पुल के पहले ही रुक गया, पर गोलू ने हमेशा की तरह पुल पे हिलना डुलना शुरू कर दिया। पुल टेढ़ा हो गया और गोलू गया पानी में। छपाक! जैसे तैसे गोलू पानी से बाहर तो निकल आया, पर रुई में पानी भर गया और वो बहुत बहुत भारी हो गई। वजन से गोलू का चलना भी मुश्किल हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? किसी ने नदी का पानी बदल दिया।
मेरा सामान तो पहले से भी भारी हो गया। आए मेरी पीठ। चल गोलू, जल्दी चल, रुका तो डंडा पड़ेगा। डंडा। फिर उस दिन के बाद गोलू ने कभी पुल पे मस्ती नहीं की। वो समझ गया था कि अब नदी सामान हल्का नहीं भारी कर देती है। जो काम डंडे से नहीं होता वो अकल लगाने से हो जाता है, समझे बच्चों? बच्चों, ये कहानी है एक बाग की। बाग मतलब बगीचा। एक बहुत सुंदर बगीचा था जहाँ तरह तरह के फलदार वृक्ष, पेड़, पौधे और सुंदर सुंदर फूल थे। इस बगीचे का मालिक एक बड़ा सा राक्षस था जो कई साल बाद अपने घर वापस आया था। राक्षस ने वापस आने पर देखा कि उसके बगीचे में बहुत सारे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं। ये देख के राक्षस को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ बच्चों, ये बगीचा मेरा है, तुम लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो? निकलो, जाओ मेरे बगीचे से। राक्षस की आवाज सुनकर सारे बच्चे फौरन वहाँ से भाग गए, पर राक्षस ने सोचा, अभी तो मैंने डांट के भगा दिया है, पर मैं हमेशा तो नहीं रहता। ये बच्चे मेरे बगीचे में नहीं खेलने चाहिए। फिर राक्षस को एक उपाय सूझा। उसने बड़े बड़े पत्थर लेके इकट्ठे किए और अपने बगीचे की चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब मेरा बगीचा सेफ है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। दीवार देख के बच्चे बहुत उदास हुए। उनसे उनका बगीचा छीन गया था। अरे पप्पू, अब हम कहाँ खेलेंगे? हमारा सुंदर बगीचा। क्या कर सकते हैं? राक्षस बहुत शक्तिशाली है और खतरनाक भी। बच्चे तो चले गए, पर बगीचे में एक अनजान सी शांति छा गई। सब पेड़ उदास। भाई पीपल, कब से कोई बच्चा नहीं आया हमारे साथ खेलने, और हमको तो अपनी शक्ति बच्चों के हंसने खेलने से ही मिलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बगीचा नहीं बच पाएगा। हाँ भैया आम, जब से ये राक्षस आया है बच्चे नहीं आ रहे, पर हम तो कुछ कर नहीं सकते। फिर कुछ महीनों बाद सर्दी का मौसम आया। बर्फ गिरी और बहुत ठंडी हो गई। बगीचे के सारे पेड़ पौधे मुरझा गए, सबकी पत्तियां झड़ गई और सिर्फ तने ही बचे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद बाकी जगह बसंत आई और सब बर्फ चली गई, पर राक्षस के यहाँ सर्दी ही थी और बर्फ जमी हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है? सब जगह सुहानी धूप है, पर मेरे यहाँ ही बर्फ पड़ी है। हे भगवान, न जाने ये क्या श्राप है। तभी वहाँ एक तोता और एक बुलबुल बात कर रहे थे। अरे बुलबुल, यहाँ तो बहुत ठंड है, बाहर तो अच्छा मौसम है। तोता भैया, यहाँ पहले बच्चे खेलने आते थे, अब कोई नहीं आता। सारी कुदरत उदास है, राक्षस बच्चों को आने नहीं देता। देखो कितनी ऊंची दीवार बनाई है। राक्षस पंछियों की भाषा समझ सकता था। ये सुनते ही उसको फौरन समझ आ गया। उसने बड़ी मेहनत से फिर से वो पत्थरों की दीवार हटा दी और उसने बच्चों को जाके कहा, अरे बच्चों, तुम लोग मेरे यहाँ खेलने आओ। सुबह खेलो, हाँ, पर दोपहर को मैं सोता हूँ। फिर शाम को तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आऊँगा। तुम लोगों के बिना बगीचे में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। आ जाओ सब। ये बात सुन के बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। बच्चों के आने से बाग में भी रौनक आ गई। जल्दी सारी बर्फ चली गई, पेड़ों में नए पत्ते और फूल निकलने लगे। बाग फिर से पहले जैसे फलने फूलने लगा। सब बच्चे राक्षस के दोस्त बन गए थे और सब साथ में खेलते थे। ओ अंकल, मुझे फर्स्ट करो। अरे नहीं, मेरी बारी है, मुझे दो। ना 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 ना, ये गोल तो मैं ही करूँगा। तो भैया आम, अब तो खुश हो ना? बच्चों, ये कहानी है गिरिवान के जंगल की। वहाँ रहते थे एक हाथी और एक लोमड़ी। हाथी बहुत सीधा साधा था और लोमड़ी चालाक थी। वो आपस में खेलते तो लोमड़ी हमेशा बेईमानी करके जीत जाती। चल आजा, नदी में खेलेंगे। नदी? ना बाबा ना, मुझे पानी से डर लगता है। ओह, ठीक है। चल फिर गोल मैदान में जाके पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। चल मोटे, रेस लगाते हैं। जो पहले पहुंचा वो जीता। ये मैं चली। अच्छा, पर शुरू तो साथ में करना। अरे चली गई, हमेशा ऐसा ही करती है। गोल मैदान में दोनों दोस्त खेल रहे थे, तभी एक शेर आ गया।
शेर दोनों जानवरों को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, मुझे तो सिर्फ लोमड़ी की आवाज आई थी, पर यहाँ तो एक हाथी का बच्चा भी है। आज तो दावत होगी। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। हा हा हा। शेर? अरे बाप रे, रुको, हमको मत खाओ, हम तो अपना खेल खेल रहे थे बस। मेरे पेट में चूहे खेल रहे हैं, अब तुम उनके साथ खेलना। रुकिए महाराज, जरा मेरी बात सुन लीजिए। बोलू, तुम जरा यही रुको, मैं महाराज से बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ करो लोमड़ी और हम दोनों को इस मुसीबत से निकालो। लोमड़ी और शेर एक कोने में जाके बात करते हैं। महाराज, आप दयालु हैं, मैं समझती हूँ आपको भूख लगी है और आप हमको नहीं छोड़ेंगे, पर मेरी विनती है, आप हम दोनों में से एक को ही खा लीजिए और एक को जाने दीजिए। चलो ठीक है, मेरा पेट भी एक से भर जाएगा, और बासी खाना तो मैं खाता नहीं हूँ। क्या तुम अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था महाराज, आप मुझे ना खाइए, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, मुझे खाके तो आपका पेट भरेगा भी नहीं। आप उस मोटे हाथी को खा लो, वो तो तेज भाग भी नहीं सकता, और उसको खाके आपका पेट अच्छे से भर जाएगा। ऐसा? लेकिन देखा जाए तो हाथी शक्तिशाली है, उसका शिकार करने में मैं थक जाऊंगा। हाँ, अगर तुम उसको मेरी गुफा में ले चलो तो मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकता हूँ। हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। वो हाथी बहुत बेवकूफ है, उसको दिमाग ही नहीं है, मैं उसको आपकी गुफा में ले आती हूँ। ऐसा बोल के लोमड़ी अपने दोस्त हाथी के पास आई। बोला, अब डरने की कोई बात नहीं है, शेर महाराज तो मेरी मौसी के ससुराल से है, मेरे रिश्तेदार है, हमको खाना तो दूर की बात है, उन्होंने तो हमको आज घर पे बुलाया है, उनके बच्चे का जन्मदिन है आज। अरे वाह, मैं तो डर गया था, और ये तो अच्छी बात निकली, नए दोस्त बनाएंगे। बहुत मजा आएगा, तो चलो हम लोग उनके साथ ही उनके घर जाते हैं। तो फिर हाथी और लोमड़ी दोनों शेर के पीछे पीछे उसके घर के रास्ते जाने लगे। तभी वही एक नदी के पास, अरे सुनो, मुझे जरा जोरों से प्यास लगी है, मैं अभी बस एक घूंट पानी पी लूं, फिर चलता हूँ। अभी लगनी थी प्यास? अच्छा ठीक है। और हाथी नदी पे पानी पीने गया और वहाँ से पानी के अंदर तैर के दूसरी तरफ चला गया। अरे अरे हाथी, तुम उधर कहाँ चले गए? जा जा लोमड़ी, मैं तेरी चाल सब समझता हूँ, तू हमेशा मुझसे बेईमानी करके जीतती रही, पर मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज तो तू मुझे धोखे से मारना चाहती थी। अब अपने लिए कोई और दोस्त ढूंढना। अरे हाँ, पीछे तुम्हारे मौसा जी खड़े हैं ना, उनके पेट के चूहों से दोस्ती करना। नहीं नहीं, मुझे मत खाना। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए। एक गांव में एक किसान रहता था, मनोहर। मनोहर बहुत मेहनती इंसान था और मन लगा के खेती करता। वो अपने खेत के लिए बहुत दूर से पानी लाया करता था। उसके पास 2 विशाल घड़े थे
जिनको वो डंडे पे बांध कंधे पे रख के नदी से पानी भर के लाया करता था। कितनी धूप निकल रही है और गर्मी भी है। आज खेत की बुआई करता, सफाई भी। ये पानी पहुंचाने का काम हो जाए तो बाकी करता हूँ, बहुत काम है। लेकिन जब मनोहर खेत पे पहुंचा और उसने घड़ों में देखा, अरे ये कैसे हुआ? एक घड़े में पूरा पानी है और एक घड़ा तो सिर्फ आधा ही भरा है। ओह, मतलब एक घड़ा फूटा हुआ है। लौटकर आते आते पानी आधा हो गया। चलो कोई बात नहीं, पर अब नदी का एक चक्कर और लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। मनोहर रोज नदी के 2 चक्कर लगाने लगा। मनोहर को दुगनी मेहनत करता देख उसके साबुत घड़े को बहुत अफसोस हुआ। वो बोला, अरे फूटे, देख तेरी वजह से मालिक को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तू आधा पानी नीचे गिरा देता है और मालिक को दोबारा पानी लाना पड़ता है। ऐसा सुन के फूटा घड़ा बहुत उदास हो गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं भी रोज देखता हूँ और मालिक की हालत देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो एक फूटा हुआ घड़ा हूँ। अगले दिन जब मनोहर पानी भरने के लिए जाने लगा तो उसने घड़े के रोने की आवाज सुनी। उसने उससे कारण पूछा। मालिक, तुम रोज इतनी मेहनत से पूरा पूरा पानी भर के लाते हो, लेकिन मेरे फूटे होने की वजह से मेरा आधा पानी तो बह ही जाता है। मैं चाहकर भी पानी को रोक नहीं पाता। इससे अच्छा तो आप मुझे कहीं लेके ही ना जाओ, कम से कम आपकी मेहनत तो कम लगेगी। अरे मेरे प्यारे घड़े, तुमको इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हारा आधा पानी बह जाता है, लेकिन मेरी नजर में तो तुम बहुत काम के घड़े हो। अच्छा, एक काम करो, आज जाते वक्त तुम ध्यान से देखना कि हमारे आसपास क्या क्या उगा हुआ है। फिर काम हो जाने के बाद हम बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि तुमको अपनी काबिलियत पे गर्व होगा। तो मनोहर अपने दोनों घड़ों को लाद कर पानी भरने के लिए निकल गए और फूटे घड़े ने देखा कि उसके आसपास तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और बहुत हरियाली है। वापस लौट के उसने मालिक से पूछा, मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने देखा कि हमारे रास्ते में कई तरह के फूल लगे हुए हैं और हरियाली भी है। ये सब पहले तो नहीं हुआ करती थी, ये कहाँ से आई? पर इनसे मेरा क्या वास्ता है? मैं तो अभी भी एक फूटा हुआ घड़ा हूँ जो अपने मालिक का आधा ही काम कर पाता है। वास्ता है, बहुत गहरा वास्ता है। मुझे जब समझ आया कि मेरे एक घड़े से पानी गिर रहा है, वो फूटा है और रास्ते भर पानी फैलाता हुआ जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ कुछ पेड़ पौधे लगा दिए जाए। ये पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरी और तुम्हारी तरफ से एक श्रमदान होगा। और अब देखो, वहाँ कई फूल लगे हुए हैं जो पूरे रास्ते को महका रहे हैं। इतने सुंदर फूलों को देखकर मेरा वजन भी हल्का लगने लगा है। इन पे अनेक तितलियां आके फूलों का रस लेती है। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है मेरे नन्हे दोस्त। क्या सच? हाँ, याद रखो, अगर हम अपनी कमी को पहचान कर उसे कुछ अच्छे उपयोग में ला सके तो वो कमी कमी नहीं रहती। जैसे तुम्हारे गिरे हुए पानी ने पूरे रास्ते को सुंदर बगीचे में बदल दिया। ये कहानी है सदियों पुरानी। एक राज्य में एक बढ़ई रहता था। उसकी कला में जादू था। वो सब कुछ बना लेता था, सुंदर सुंदर घर, पुल या ऊंची मीनार। वो और उसकी बीवी काफी समय से एक संतान की आस में थी। सुनते हो, क्या पता हमको संतान कब होगी। भगवान पे भरोसा रखो, वो हमारे साथ है।
मुझे विश्वास है कि वो हमारा दुख दूर करेगा और हमें भी संतान का सुख देगा। और फिर उनकी बात सच हुई। वो जल्द ही माँ बाप बनने वाले थे, पर समय को कुछ और ही मंजूर था। उनके राज्य में एक बहुत बुरी बीमारी फैली, प्लेग की। बड़ई की बीवी भी बीमार हो गई, बहुत बीमार। सुनो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा सर फटा जा रहा है और पूरा शरीर दुख रहा है। कहीं मैं अपने बच्चे को देखे बिना न मर जाऊं। ऐसी बात मुंह से ना निकालो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बस आराम करो और मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ओह, प्लीज जल्दी ले आओ। मेरा तो दम निकला जा रहा है। मैं अपने बच्चे के साथ जीना चाहती हूँ। वैद जी, जल्दी चलो। माफ करना, बहुत बुरा प्लेग फैला है। सब लोग मर रहे हैं, कोई इलाज नहीं है इसका। तुम चलो, मैं जल्दी ही अपने मरीज निपटा के आता हूँ तुम्हारे घर पे। मेरी प्यारी बीवी। मुसाफिर, तुम इतने परेशान हो? मेरी बीवी प्लेग से बीमार है, वो मर जाएगी। अपने संतान को जन्म दिए बिना ही मर जाएगी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा। उसको हमेशा से बच्चा चाहिए था, और अब जब सब मुमकिन हो रहा था कि ये बीमारी क्या कहा? बीमारी? संतान? आहा, तुमको बेटी ही होगी। मुझे हमेशा ही बेटी की ख्वाहिश थी। तो करते हैं हम सौदा ये। तोड़ोगे तुम ना कभी जिसे, दूंगी मैं एक औषधि जादुई। पीते ही जिसे ठीक हो जाएगी तुम्हारी बीवी। लेकिन बदले में देनी होगी अपनी बेटी, जैसे ही वो जन्म लेगी। बड़ई उस जादूगरनी से की बात से घबराया तो, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था। उसने जादूगरनी की बात मान ली और उससे औषधि लेके घर गया। जान, उठो और ये औषधि पी लो जल्दी से। इसमें जादू है, इसको पीते ही तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। ओह, तुम आ गए। मुझसे सहन नहीं हो रही, बहुत तकलीफ हो। बस कोई जादू ही हो जाए। फिर जैसे ही उसकी बीवी ने वो औषधि पी, सबकी आंखों के सामने ही उसकी तबीयत ठीक होने लगी। वो खुशी से बोली, मेरे प्यारे पति, मैं फिर से अच्छा फील कर रही हूँ। पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। अब मैं जीऊंगी, अपनी संतान के लिए जीऊंगी। आखिरकार वो जादूगरनी की बात सच हुई। उसने एक बेटी को जन्म दिया, नन्ही सी बेटी जो इतनी सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे थे, मानो सोने के ही बने हो। फिर बड़ई ने भी उसको जादूगरनी से बचाने के लिए एक तरकीब निकाली थी। उसको पता था कि वो उसे लेने जरूर आएगी, इसीलिए उससे बचने के लिए उसने एक बहुत बहुत ऊंची मीनार बनाई थी, जिसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी और एक छुपा हुआ द्वार
जो सीढ़ियों से ऊपर जाता था। मीनार जंगल के बीचों बीच थी और सिर्फ उसको और उसकी बीवी को उसके बारे में पता था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो चुड़ैल कभी ये जगह नहीं ढूंढ पाएगी। हम अपनी बेटी को यहीं छुपा के रखेंगे और वो चुड़ैल आए भी तो हम नहीं कहेंगे कि कोई बेटी जन्मी है। फिर एक दिन जब वो जादूगरनी उनके घर आई, उसने बच्ची के बारे में पूछा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और बोले कि बच्ची के जन्म के साथ ही मर गई। पर यह सुन के जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। तुम झूठे मक्कार लोग, तुमने सोचा मैं बेवकूफ हूँ। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और ऐसा कह के वो जादूगरनी ने अपने जादू से वो पति पत्नी को पत्थर का बना दिया। वो दोनों बुत बन गए हमेशा के लिए। सो जाओ सदा के लिए। मुझे पता है तुमने मेरी बच्ची को छिपा के रखा है और मैं अपने जादू से ढूंढ लूंगी। तो मेरी प्यारी मैजिक बॉल, बताओ तो सही, कहाँ है मेरी होने वाली बेटी? ले चलो मुझे वहाँ। और मीनार पे पहुंचने के बाद जादूगरनी ने वो द्वार तोड़ दिया और ऊपर चढ़ने लगी। तभी उसे पता चला कि ये एक चाल है। वो सीढ़ियों पर पैर रखते ही गिरने लगी। वो बहुत तेज भागी। किसी तरह से वो बचती हुई ऊपर तक पहुंच गई। वो बदमाश, वो मुझे अपनी मक्कारी से मारना चाहता था, पर मैं तो फिर भी जिंदा हूँ। फिर उसने नन्ही बच्चे को अपने हाथों में ले लिया। अरे मेरी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी माँ और तुम हो रपुंज़ेल। रपुंज़ेल हो तुम, प्यारी रपुंज़ेल। तुम बहुत सुंदर हो, अपने नाम जैसी ही। और मैं तुमको इस जालिम दुनिया से बचा के रखूंगी। बहुत दूर तुम बस मेरी हो और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी मेरी बच्ची। और फिर कई साल बीत गए। जादूगरनी रपुंज़ेल का ख्याल रख रही थी और वो भी अब बड़ी हो रही थी। बहुत घने लंबे सुनहरे बाल थे उसके, जैसे कि उगते सूरज की किरण। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और जादूगरनी का इतना बोलना भर था कि ऊपर से रपुंज़ेल ने अपने लंबे बाल नीचे गिरा दिए और फिर वो जादूगरनी उसको पकड़ के ऊपर खिड़की तक चढ़ के आ गई। ओ माँ, मुझे कब बाहर जाने को मिलेगा? बाहर सब इतना सुंदर है, मुझे भी दुनिया देखनी है। रपुंज़ेल ने बाहर देखते हुए उदास मन से पूछा। नहीं रपुंज़ेल, मैंने मना किया ना। कुछ नहीं है बाहर तुम्हारे देखने जैसा। बहुत खतरनाक लोग होते हैं बाहर। तुम इस मीनार में ही सेफ रहोगी, हमेशा हमेशा। जादूगरनी मीनार के पर्दे बंद करते हुए बोली। फिर कुछ साल और बीत गए और वहां से एक राजकुमार गुजरा। एक जवान और सुंदर राजकुमार न जाने कैसे जंगल में अपने घोड़े पे भटकता हुआ वहां पहुंच गया। तभी उसे एक मधुर गाने की आवाज आई। वो खुद को रोक नहीं सका और खींचा चला गया। और फिर उसने देखा कि एक सुंदर सी प्रिंसेस है जो मीनार के ऊपर खिड़की में गाना गा रही है। उसने मीनार को देखा, ना कोई द्वार, ना ऊपर जाने का कोई रास्ता। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा,
चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में। इतनी मोहक आवाज, मैं ऊपर कैसे जाऊं? कैसे इस लड़की से मिलूं? और फिर राजकुमार ने इधर उधर देखा, पर उसे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो हार के वापस अपने महल लौट गया, अपने मन में ऊपर जाके उस लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की को मिलने की ख्वाहिश लेकर। लेकिन अगली ही सुबह फिर राजकुमार उसी जगह पे पहुंच गया, उस लड़की को एक झलक देखने के लिए। इत्तेफाक से तभी वो जादूगरनी भी वहां आई थी। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और रपुंज़ेल के बाल गिरते ही वो जादूगरनी उनको पकड़ के ऊपर चढ़ गई। ओह, तो ऐसे जाते हैं ऊपर। और समझ के वो सुंदर राजकुमार अपने महल वापस लौट गया। और उसी दोपहर वो राजकुमार वहां मीनार पे पहुंच गया और उस जादूगरनी की आवाज बनाते हुए बोला, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और उसकी तरकीब काम कर गई। रपुंज़ेल ने अपने लंबे सुनहरे बाल नीचे फेंक दिए और वो उनको पकड़ के ऊपर चढ़ने लगा। रपुंज़ेल अचानक एक अजनबी को खिड़की से अंदर घुसता देख के घबरा गई, पर राजकुमार ने उसे प्यार से समझाया, अरे तुम मुझसे डरो मत मेरी प्यारी राजकुमारी। मैंने तुम्हारी मधुर आवाज सुनी और मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम इतना अच्छा गाती हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मेरा एक ही मकसद है कि तुमको अपनी रानी बना लूं। अगर तुम इजाजत दो तो। ओह, शुक्रिया। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो। अभी नहीं, काफी देर हो चुकी है। रास्ता तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। मैं कल आऊंगा, तुम तैयार रहना। मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ लेके चलूंगा। राजकुमार ने उसे वादा किया और उसके हाथ पे किस करके विदा ली। वो रपुंज़ेल के बाल पकड़ के वापस नीचे उतर गया। फिर अगली सुबह सुबह वहां जादूगरनी आई। उसने आवाज दी और रपुंज़ेल ने अपने बाल फेंके। रपुंज़ेल नींद में ही थी। उसने जादूगरनी को खींचा और जब वो अंदर आ रही थी तब रपुंज़ेल के मुंह से गलती से निकला, माँ, तुम उस खूबसूरत राजकुमार से भारी कैसे हो? क्या? खूबसूरत राजकुमार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पीछे यहाँ इस घर में क्या चल रहा है? मुझसे छिपके किसी से मिल रही हो तुम? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बहुत नाज है तुम्हें इन बालों पे। नहीं माँ, इनको काट देती हूँ और तुमको तपते रेगिस्तान में भेज देती हूँ। और कुछ देर बाद जब वो राजकुमार रपुंज़ेल से मिलने मीनार पे पहुंचा, जादूगरनी ने अनजान राजकुमार की बात का फायदा उठाया। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और ऐसा बोल के जब राजकुमार ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि वहां सुंदर रपुंज़ेल नहीं है बल्कि जादूगरनी है। रपुंज़ेल अब यहाँ नहीं रहती, तो तुम ही हो वो कपटी राजकुमार जिसने मेरी बच्ची को अपनी बातों में फंसाया है, और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये बोल के वो बुरी जादूगरनी ने राजकुमार को डरा के मीनार से नीचे गिरा दिया।
आ आ आ आ और राजकुमार कांटों की झाड़ी में गिर गया। उसकी आंखों में भी कांटे चुभ गए और अंधा हो गया। वो कुछ देख नहीं सकता और कई दिन तक इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन वो चलते चलते उसी रेगिस्तान में पहुंचा जहां रपुंजल को भेजा था। राजकुमार कमजोर हो चुका था, जीने की आस छोड़ चुका था, पर तभी उसके कानों में किसी के गाने की आवाज आई। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ओह मेरे प्यारे राजकुमार, वो जादूगरनी ने तुम्हारे साथ भी पूरा किया। कोई बात नहीं मेरी प्यारी रपुंजल, तुम्हारी आवाज मुझे फिर तुम तक खींच लाई और अब हम फिर से मिल गए हैं। हाँ मेरे राजकुमार, पर तुम्हारी आंखें बुरी तरह घायल है। रपुंजल राजकुमार को गले लगा के रो रही थी। तभी उसकी आंखों में से आंसू की एक बूंद गिर के राजकुमार की आंखों में गिरती है और फिर जादू हो जाता है। आंसू से राजकुमार की आंखें ठीक हो जाती हैं। मैं देख सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ मेरी प्यारी रपुंजल, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे राजकुमार, तुम ठीक हो गए। फिर रपुंजल और राजकुमार दोनों महल गए और उनकी धूमधाम से शादी हुई और नन्हे नन्हे बच्चे भी। वो खुशी खुशी रहने लगी, हमेशा हमेशा के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।